तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट इन नॉवल के एपिसोड नंबर 324 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफेंग वहाँ पे प्राइमर स्काई माउंटेन को चैलेंज करने जा चुका होता है और वहाँ पे लूफेंग एक इल्यूजन में फंस चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि लूफेंग उस इल्यूजन को तोड़ने की कोशिश करता है और लूफेंग उसको बड़ी आसानी से तोड़ देता है, वो भी बहुत ही जल्दी। और हमें दिखाया जाता है कि वो गोल्ड रॉन्ग ब्लेड वो बहुत ही इंस्टेंटेनियस स्पीड से पूरे एक्सट्रीम लेवल पे एक बीस के जैसा आ जाता है और दिखाया जाता है कि लूफेंग का वो गोल्डन ब्लेड उस आर्क लाइट से टकराता है और वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और यहाँ पे आर्क ब्लेड बहुत ज्यादा पीछे जाके गिरता है और यहाँ पे लूफेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो जोर से दहाड़ के कहता है कि मैंने अपनी स्पीड एनर्जी एम्पलीट्यूड को अनलीज कर लिया है और साथ में मैंने फर्स्ट लेवल स्किल फॉर्म इनहांसन आर्मर्स को भी इन्फ्यूज कर लिया है और यहाँ पर मेरी पावर अभी उस एपमेंट के इक्वल आ रही है, जिसके बाद वो इंस्टेंटली ऑक्समैन की ओर बढ़ता है। अब यहाँ पे उसका टारगेट ऑक्समैन होता है, वो अपने नॉनसन आर्मर्स को कंट्रोल करके एपमैन को डिस्ट्रैक्ट करता है। और बात नहीं स्नेक वुमेन की, तो लूफेंग उसको केयर ही नहीं करता है। वो कहते हैं ना तू मैंने केयर ही नहीं करता। लूफेंग अपने एबिलिटी पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो उसके इल्यूजन को बड़ी आराम से वेट स्टैंड कर सकता है। अब हमें ओक्समैन को दिखाया जाता है जो हंसते हुए लूफेंग की ओर बढ़ता है और वो भी पूरे की पूरे ग्राउंड को हिला डाल रहा था। उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिसके बाद वो अपने ह्यूज ब्लड थर्स्टी एक को निकालता है और वो उससे लेकर लूफेंग पे अटैक कर देता है। की पावर बहुत ज्यादा होती है। अब डोमेन लॉर्ड लेवल 9 S10 वाले जो कि पूरे के पूरे स्पेस को टीयर कर सकते हैं, उसकी पावर कितनी ज्यादा होगी आप लोग अनुमान लगा ही सकते हो। और लूफेंग को दिखाया जाता है जो उनसे टकराता है और दिखाया जाता है कि लूफेंग भी अपने क्लॉ को लाता है और उससे एक बड़े से बीस्ट गॉड क्लाउ का प्रोजेक्शन लाता है और ये क्लाउ उस ह्यूज एक्स से टकराता है और दोनों में क्लैश होता है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भयंकर टकरार होती है। अब दिखाया जाता है कि लूफेंग भी अपने क्लॉ से उस पर अटैक कर देता है और उसकी प्रोजेक्शन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और ये एक वर्टिकल स्लैश जैसा होता है और लूफेंग लाइटनिंग की तरह फास्ट होता है। अब दिखाया जाता है कि लूफेंग अपने क्लॉ को एक बार स्लैश करके उस पर अटैक कर देता है और हमें उस ऑक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने ह्यूज एक्स से उस पर अटैक कर देता है और उसी टाइम लूफेंग अपने स्काई ट्विन क्लॉ को पहली बार यूज करता है जो कि अपने क्लॉ से बहुत ज़्यादा ब्रूटल होता है। और जैसे ही लूफेंग अपने क्लॉ टेक्निक को यूज करता है वहाँ पे स्पेस में 5 दरारें आ जाती है और वो अटैक ऑक्समैन चेस्ट के आर्मर को तोड़ देती है। उसकी टेरिफाइंग एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उसके लाइफ कोर को वहीं डिस्ट्रॉय कर देती है और ऑक्समैन यहाँ पे मारा जाता है। यहाँ पे दो ही बचते हैं। लूफेंग उन दोनों की तरफ देखता है, लूफेंग उस बीस्ट की ओर बढ़ जाता है। फिर में सीन चेंज कर ये बताया जाता है कि लूफेंग ने जब ऑक्समैन को मार दिया था तभी बैटल का डिसाइड हो चुका था और लूफेंग उसमें सक्सीड हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे मुझे सक्सीड होना ही है। लूफेंग उन पे अटैक कर देता है, वो सब मारे जाते हैं। फिर इसके बाद फिर से रीजनरेट हो जाते हैं क्योंकि वो एआई है, वो मर नहीं सकते हैं। और फिर से वो तीनों आते और कहते हैं कांग्रेचुलेसन लूफेंग, आपका यहाँ प्राइमर स्काई माउंटेन को पास करने के लिए। और वो तीनों गार्डियन स्माइल करते हैं, जिसके बाद स्नेक वुमेन ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाती है। वो पूछती है कि लूफेंग आखिर आप मेरे इल्यूजन से इतनी आसानी से कैसे निकल पाए, आप पे मेरा इल्यूजन क्यों नहीं काम किया। तो लूफेंग स्माइल करता है और कहता है कि वो इल्यूजन इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अब 900 सालों प्राइमर के उस सिटी में खुद को ट्रेन करने के बाद अपने आप को लॉन्ग पीरियड्स तक सॉलिट्यूड मतलब अकेला रहने के बाद उसकी मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। इन 900 साल में लूफेंग की विल पावर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। लूफेंग अभी फिर भी फर्स्ट लेवल मेंटल स्टेट पे था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग भी अपने फर्स्ट लेवल के बियॉन्ड लिमिट पे आ चुकी थी और वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग हुए जा रहा था। लूफेंग की इतनी पावर विलफुल के कारण यहाँ पे कौन ही इल्यूजन उस पर काम कर
करने वाला है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर प्राइमर के सिटी बालकनी को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने पैर को क्रॉस करके बैठा हुआ था। लू फेंग अभी खुश था और कहता है कि मैं सक्सीड हो गया हूँ, मैंने प्राइमर रीजन स्काई माउंटेन को पास कर लिया है और जब मैं सेक्टर और लेवल में जाऊंगा तो मेरी आवाज बहुत ज़्यादा होगी और मेरे इस स्टूडेंट के काम मैं आराम से अपने नए लेवल पे आ पाऊंगा और जितना ज़्यादा मेरे पास चांस होगा उतना ज़्यादा अच्छा मेरे लाइफ और डेथ ट्वाइस में होता रहेगा। अब फिर यहाँ पे उसे याद आता है कि प्राइमर केयर सिटी ने तो उसे कहा था कि जब वो सेक्टर और लेवल में आएगा तो उसे देखने के लिए, जिसके बाद वो कहता है कि मुझे अपने आप को सेक्टर और लेवल में ब्रेक थ्रू कराना ही पड़ेगा। जिसके बाद लू फेंग अपनी आंखें बंद कर देता है। हमें सीन चेंज कर उस वक्त वर्चुअल यूनिवर्स थंडर आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपर मैनेजमेंट लेवल से एक पीस ऑफ न्यूज आती है कि यहाँ पे लू फेंग ने प्राइमर रीजन स्काई माउंटेन को पास कर लिया है। वहीं पे टॉल और स्किनी ग्रीन आर्मर दिखाया जाता है, जो कहता है ये बहुत ही लंबा अरसा था, फाइनली एक ऐसा बंदा अपीयर हुआ जिसने स्काई माउंटेन को पास कर लिया है और ये डोमेन लॉ लेवल का स्काई माउंटेन था। वो वहां से वाइन उठा के पीने लगता है। वहां पे हमें दिखाया जाता है एक और बंदे को जो कि सिल्वर रॉक बंदा होता है और वो कहता है ये लू फेंग ये तो प्राइमर के सिटी लीडर के द्वारा फेवर किया जाता है और जबकि वो उनके अंडर है तो उसकी कैपेबिलिटीज भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। और ये सभी यहाँ पे 3 नाइट्स होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। अभी तीनों यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अपर मैनेजमेंट लेवल के एल्डर्स होते हैं और ये तीनों कोई और बंदे नहीं होते हैं। जब लू फेंग हाईएस्ट पॉइंट मिशन कर रहा था तो वहाँ पे जो उनको जज कर रहा था वो यही तीनों बंदे होते हैं। वहाँ पे शॉर्ट में से ग्रीन हेयर मैन होता है जो कहता है कि ये लू फेंग ये तो इसका ब्लड बहुत ज्यादा थर्स्टी और सेल्फिश है, आखिर इसका स्ट्रॉन्ग बनने का क्या ही पॉइंट बनता है जबकि ये फ्यूचर में कैलेमिटी बन सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, इसके ग्रोथ को रोक देना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि इतनी हमें हिम्मत नहीं है, वो प्राइमर केयर सिटी लीग का लीडर है और उसका डिस्पल है और वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और यहाँ पे तुम उससे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें सच में इतनी हिम्मत है कि तुम उसके ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अब शॉर्ट मैन ये सुनकर उसके एक्सप्रेशन अगली हो जाती है। यहाँ पे सिल्वर और हंसते हुए कहता है कि तुम्हें याद रहना चाहिए कि जब वो अपने डोमेन लॉ लेवल प्राइमर ओरिजिन स्काई माउंटेन को पास आउट करेगा तो जब वो सेक्टर लॉ लेवल में जाएगा तो उसको 3 बिलियन पॉइंट्स रिवॉर्ड भी मिलने वाले हैं। तो बैन कहता है कि हाँ ये तो बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड होने वाला है। यहाँ पे सिल्वर ड्रॉप बंदा फिर से कम्प्लीमेंट करता है और कहता है कि इस 3 बिलियन पॉइंट्स से लू फेंग की इंप्रूवमेंट इन सारे रिसोर्सेज की मदद से बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और लू फेंग तो बिना किसी रिसोर्स के भी इतनी फास्ट तरक्की कर रहा था। जब सेक्टर लॉर्ड बनेगा तो ना जाने उसकी पावर कितना ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। उनके पास तो प्राइमर के सिटी लीडर के भी इंस्ट्रक्शन हो गई, उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो जरूर उस केडी की तरह ही एब्सोल्यूट बेंग बनेगा। यहाँ पे दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि इन सब की बातें सुनकर नाराज हो रहा था और यहाँ पे पता नहीं वो लू फेंग से नफरत कर रहा होता है। अब यहाँ पे वो टॉन्ट करने लगता है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि लू फेंग के 4th हाईएस्ट मिशन के दौरान इन तीनों में बहसा बहसी हो चुकी थी। अब यहाँ पे वो बंदा सोच रहा था कि लू फेंग तो सेल्फिश हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो दोनों बंदे क्या आते हैं कि इनमें सेल्फिश होना ये बहुत ही नॉर्मल बात है। लू फेंग यहाँ पे नॉर्मल फेयर कर और अपने पैंट्स को न बचा पाए तो इसमें क्या स्ट्रांग बनने का फायदा। और यहाँ पे वो लोग 90 से 100% कंपटीशन रेट देने को तैयार थे, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा बंदा जिसकी लू फेंग से थोड़ी सी ना बनती थी उसका नाम बोसी है, वो एग्री नहीं था। उसे लगता था कि लू फेंग थोड़ा सेल्फिश है। यहाँ तक कि लू फेंग ने तो अपने फादर से सवाल भी नहीं पूछा और ऑब्वियसली वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का कोई भी केयर नहीं करता। और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी अगर ऐसे पर्सन को न्यूट्रल करेगी तो आगे चल के उनके लिए खतरनाक बन सकती है। और इसी कॉन्फ्लिक्ट में वहां पे हो चुका था कि लू फेंग को हाईएस्ट पॉइंट देना चाहिए या फिर लोएस्ट पॉइंट, और वहां पे सब लोग एक दूसरे से ही बहस कर रहे थे। जिसके बाद उन्होंने फैसला किया था कि वहां पे वो ना ज्यादा देंगे ना कम, लू फेंग को 70% देख के छोड़ देंगे। अब यहाँ पे वो लोग बात नहीं कर रहे होते, लेकिन तभी उनके पास न्यूज आ जाती है कि लू फेंग सेक्टर लेवल का बन चुका है। तो ये सुनकर वो लोग कंफ्यूज है कि क्या सच में लू फेंग सेक्टर लेवल पे आ चुका है। अब देखा जाए वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी तो ये बहुत ज़्यादा हाई होती है, उनकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और लू फेंग जब सेक्टर लेवल में ब्रेक थ्रू किया तो उस वक्त वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के सिस्टम में कन्फर्म कर लिया, जिसके बाद लू फेंग की स्टेटस ऊँची हो चुकी थी और लू फेंग प्राइमरी रीजन का सेक्टर बन चुका था। लू फेंग जैसे उसमें आता है
है वहाँ पे जितने भी अनडाइंग बीइंग होते हैं, जितने भी एब्सोल्यूट बीइंग होते हैं, उन सबको पता चल जाता है कि लू फेंग सेक्टर लॉर्ड का बंदा बन चुका है। लू फेंग यहाँ पे उस सिटी लीडर मैंशन की ओर बढ़ता है और कई सारे अनडाइंग बीइंग लू फेंग की तरफ देखते और कहते हैं कि ये तो लू फेंग है, ये तो ऑलरेडी प्राइमरी रीजन का सेक्टर लॉर्ड का बंदा बन चुका है। और वहाँ पे सब लोग बात करते और कहते हैं कि मैंने सुना है कि ये अपने डोमेन लॉ लेवल प्राइमरी स्काई रीजन माउंटेन को पास आउट कर चुका है। अब यहाँ पे सब लोग पूछते हैं कि तुम्हें ये न्यूज़ कहाँ से मिली। बताया जाता है कि स्काई माउंटेन का रिजल्ट भी पब्लिक नहीं किया जाता है, लेकिन उन्होंने कुछ नाइट से इसको सुना होता है और वो कहते हैं कि मैंने बस सुना ही है। और वो लोग इन्हीं सब के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन लू फेंग ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लू फेंग सीधा सिटी लीडर रेजिडेंस में चला जाता है, जहाँ पे वहाँ पे भी डिस्कशन चल रही होती है। वो सीधे प्राइमर के उस रियूनियन में चला जाता है। वहीं पे होता है जैसा कि हर बार लू फेंग जाता है तो टाइम और स्पेस भी रैप होने लगती है और वहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ बॉडीज दिखाई देने लगते हैं। लू फेंग वहाँ पे अपने टीचर के सामने जाके झुकता है, फिर सिटी उनके सामने देखते हैं। अब यहाँ पे उनके टेल भी होती है, जिसको देखकर लू फेंग शॉक हो जाता है। और लू फेंग कहता है कि मैं वर्चुअल यूनिवर्स में अपने टीचर को बहुत बार कई सालों से मिल चुका हूँ। मेरे टीचर वर्चुअल यूनिवर्स में है, उनकी प्रेशर एनर्जी में कई साल रियल लाइफ से भी कम्प्लीटली डिफरेंट लगती है। यहाँ पे प्राइमर के उस सिटी के 3 बॉडीज होती हैं और लू फेंग उनमें से एक के बारे में जानता था। अब सिटी लीडर लू फेंग की तरफ स्माइल करके देखते और कहते तो तुम फाइनली सेक्टर लेवल में ब्रेक थ्रू करेंगे। तो ये सुनकर लू फेंग स्टन हो जाता है और कहते कि क्या फाइनली मेरी इसकी चाहत थी। अब यहाँ पे देखा जाए डोमेन लॉ लेवल 9 से सेक्टर लॉ में, तो यहाँ पे किसी की एक बैरियर होती है और यहाँ पर कोई आसानी से ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे टीचर का जो टोन था वो ऐसा कहने चाह रहे थे कि तुमने फाइनली ये चाह लिया कि तुम सेक्टर लॉ लेवल में ब्रेक थ्रू करना चाहते हो और यहाँ पे बहुत ही बड़ा पर्दाफाश होने वाला है। अब सिटी लीडर लू फेंग से कैजुअली पूछते हैं कि आखिर तुमने गोल्डन हॉर्न बेस की बॉडी को कब पोजेस किया, क्या ये उसी वक्त जब तुम अर्थ पे एक बार अटैक हुए तो ये सुनकर लू फेंग की आंखें खुली रह जाती कि माय गॉड, क्या पोजीशन ऑफ द गोल्डन हॉर्न बीस्ट। ये आखिर लू फेंग को विश्वास नहीं हो रहा था। लू फेंग ने अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को पूरी तरह से सीक्रेट रखा हुआ था, उसने किसी को भी नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपने फैमिली तक को नहीं, अपने ब्रदर्स को भी नहीं बताया था। अब ये देखकर सिटी लीडर हंसने लगता है और कहते तुम छोटे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है। अब लू फेंग यहाँ पे नर्वस हो जाता है और कहता टीचर, और यहाँ पे उसे डर लग रहा होता क्योंकि उसके अंदर जो सीक्रेट था हो सकता है कि वो अपर एचेलन को वहाँ पे नाराज कर सके। लेकिन यहाँ सिटी लीडर को दिखाया जाता है जो कि हंसने लगता है और कहते हैं चिंता मत करो, ये इतनी भी बड़ी डील नहीं है। तुम्हारी मेन फाउंडेशन फ्लेश ब्लड लाइफ फॉर्म से जो कि तुम्हारी सोल से आती है और कोई भी मैटर नहीं करता है कि तुम किसकी बॉडी को पोजेस करते हो। तुम्हारी सोल कभी भी चेंज नहीं होने वाली है, तुम्हारी सोल अभी भी ह्यूमन सोल है और तुम नेचुरली ह्यूमैनिटी के पास हो। अगर यहाँ पे लू फेंग की जगह अगर गोल्डन हॉर्न बेस का सोल होता तो कब का सिटी लीडर उन्हें मार दिए होते हैं। अब लू फेंग को थोड़ी राहत मिलती है कि यहाँ पर उसकी जान नहीं जाने वाली है। अब सिटी लीडर ने जो कहा है वो सही है क्योंकि यहाँ पे कई सारे पोजीशन टेक्निक है जो कि स्टार लेवल या स्टार ट्रेवल के लिए होते, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ उसने हुआन बो के सीक्रेट ट्रेनिंग को यूज किया था जो कि अपने ब्लड लाइन को पोजेस कर सकता है और इसने लू फेंग को यूज करके पोजेस भी किया होता है। अब देखा जाए तो बॉडी किसी भी क्यों ना हो, सोल ही मेन कोर होता है और जब लू फेंग ने गोल्डन और बेस्ट को पोजेस किया था तो लू फेंग की ह्यूमन सोल ही उसको पोजेस की थी और नेचुरली लू फेंग ह्यूमन ही है। अब यहाँ पे सिटी लीडर स्माइल करते कहते हैं और कहते हैं कि तुम अपने अपीयरेंस से सबको फूल नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे किसी अपीयरेंस ह्यूमन बॉडी है तो यहाँ पे हो सकता है कि उनकी बॉडी ऑलरेडी कई और रेसेस के द्वारा पोजेस की जा चुकी है, उसकी सोल भी किसी और रेसेस की हो सकती है, इसलिए वो दूसरे रेसेस से बिलोंग करते हैं। और वो कहते हैं कि गोल्डन और बेस्ट की बॉडी को अपने स्किल से पोजेस करना, लगता है तुम्हारे पास कई सारे टेक्निक्स है, तुम यहाँ पे किसी और भी स्ट्रॉन्गर लाइफ फॉर्म को पोजेस कर सकते हो उससे भी बेहतर, लेकिन एक ही चिंता है कि तुम फेल हो सकते हो। अब यहाँ पे सिटी लीडर का कहने के मुताबिक ये था कि जो लू फेंग ने गोल्डन और बेस्ट की बॉडी को पोजेस किया था वो एवरेज है, लू फेंग और भी चाहता तो अच्छी बॉडी को पोजेस कर सकता है। अब लू फेंग वहाँ पे फाइनली शांत हो जाता, लू फेंग को जहाँ चिंतित नहीं थी। अब लू फेंग यहाँ पे चिंता था क्योंकि लू फेंग के ह्यूमन वो टीचर थे, उसने दूसरे ह्यूमन की रेसेस के बॉडी को पोजेस किया था, मतलब ये कि हुआन
वो का अपना वो बॉडी नहीं था, उनका सोल ने किसी और के बॉडी को पोजेस करके अपनी बॉडी बनाई हुई थी। और दूसरे रेसेस की बॉडी को पोजेस करना अगर ये रिवील हो गया तो जिस बॉडी को ने पोजेस किया है तो उसके जितने भी रेसेस के बंदे होंगे उन पे अटैक करके उन्हें मार सकते हैं, यहाँ तक कि अपर एचेलन भी इसके खिलाफ होंगे। अब लू फेंग यहाँ पे ज्यादा कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन वो पूछने की टीचर आखिर आपको कैसे पता, तो यहाँ पे सिटी लीडर हंसते हुए कहते हैं कि यहाँ पे हर एक बैच में जीनियसेस होते हैं जिनको एब्जॉर्ब किया जाता है और ये सारे बंदे जीनियस कंपटीशन से लाए गए होते हैं या फिर उन 5 लेवियाथन से, और सभी यहाँ पे प्राइमर किसी सिटी में एक ना एक बार आते ही हैं। और जब तुम यहाँ पे आए थे तो इसी कारण मैंने तुम्हें प्राइमर के सिटी में लाया। और सेकंड रीजन ये था तुम्हारी डिटर्मिनेशन, और सेकंड रीजन ये था कि मुझे डिटरमाइन करना है कि क्या तुम दूसरे रेसेस के स्पाई हो ना हो या फिर नहीं। अगर यहाँ पे तुम न्यूट्रल होते हैं और अगर तुम यहाँ पे दूसरे रेसेस के होते तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता, लेकिन यहाँ पे तुम दूसरे अनदर रेस के बंदे नहीं निकले। यहाँ पे सिटी लीडर फिर से कहते हैं कि प्राइमर के सिटी में यहाँ पे मैं किसी को भी अच्छे से चेक कर सकता हूँ, मैं किसी की बॉडी की कोड को भी देख सकता हूँ। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाते हैं। अब देखा जाए तो ह्यूमैनिटी किसी भी जीनियस के अंदर झांक कर नहीं देख सकते, लेकिन प्राइमर के सिटी लीडर हैं जो कि ह्यूमैनिटी के मोस्ट पाइनिकल बेंग में से आते हैं और ये यहाँ पे ह्यूमैनिटी के टॉप 3 पावर हाउसेस में आते हैं और वो नेचुरली इतनी पावर है कि वो किसी भी पर्सन के सोल तक को देख सकते हैं। अब लू फेंग को दिखाया जाता है तो क्या आते फिर तो यहाँ पे मैंने गोल्डन और बीस्ट को पोजेस किया है और ये तो सेक्टर और लेवल का है। आखिर वो कहते हैं कि आखिर मुझे अपने डोमेन लॉ लेवल का मेंबर में कैरी होने का क्यों काम, जब मेरे पास एक सेक्टर लॉ लेवल का बंदा था बीस्ट में। तो यहाँ पे लू फेंग के कहने का मतलब ये है कि लू फेंग कहता है कि जब आपको पता था कि मेरी जो गोल्डन और बीस्ट की बॉडी वो सेक्टर लॉ लेवल में है तो आपने मुझे डोमेन लॉर्ड लेवल में प्राइमर के उस सिटी में क्यों ही रहने का इजाजत दिया। वो उन्हें प्राइमर के उस सिटी के वहां पे सेक्टर लॉर्ड लेवल के एरिया में भेज सकते थे। अब यहाँ पे सिटी लीडर इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि मैं तो ये जानता हूँ, मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग भी इसके बारे में जानते होंगे। तो लू फेंग अपने पल के झपकाता है और हाँ ये भी बात सही है कि सिटी लीडर जितना पावरफुल बंदा यहाँ पे कोई और नहीं है जो कि लू फेंग के इनसाइड सोल को सर्च कर सके। अब सिटी लीडर ऐसे कहते हैं कि मेरा बस ये जॉब था कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम दूसरे रेसेस के स्पाई हो या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे कई सारे एनकाउंटर्स होते हैं इस यूनिवर्स में और तुम्हारी जो पोजीशन है गोल्डन और बीस्ट में, इसका मतलब ये नहीं कि वास्ट यूनिवर्स में कोई और नहीं कर सकता। जब तक तुम ह्यूमन हो ये इनफ है, यहाँ पे मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ और चाहे तुम यूनिवर्सल लेवल डोमेन लॉर्ड में क्यों ना रहो मैं तुम्हें परेशान नहीं करने वाला। तो लू फेंग में हामी बढ़ता है। अब सिटी लीडर वर्चुअल वर्स कंपनी के सबसे बिगेस्ट बॉस थे, उनकी लेवल क्या था लू फेंग को नहीं पता था। लू फेंग को इन सब के मामलों में पढ़ना नहीं चाहे। अब लू फेंग क्यूरियोसिटी से पूछता है क्या था कि अगर आप यहाँ फाइंड कर सकते हैं तो आखिर यहाँ पे और कोई लोग क्यों नहीं मेरे अंदर जाकर कर ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर मेरे अंदर गोल्डन और बीस्ट की सोल है। तो यहाँ पे सिटी लीडर स्माइल करते हुए कहते हैं क्योंकि मैं यहाँ के पूरे टाइम और स्पेस को ही कंट्रोल करता हूँ और यहाँ पे वो कहते हैं कि इस स्पेस में मैं इजिली सब चीज को स्कैन कर सकता हूँ। यहाँ जितने भी नाइट हैं वो जितने भी अपने स्पेस और टाइम को कंप्लेंट किए हुए हैं, जब तक वो मेरे लेवल तक नहीं आते या फिर पर्पसली वो तुम्हें चाहकर अपने गॉड एनर्जी को तुम्हारे बॉडी में भेजकर चेक नहीं कर लेते, किसी को नहीं पता चलेगा कि तुमने गोल्डन और बीस्ट को पोजेस किया है। तो लू फेंग रियलाइज कर लेता है कि हाँ ऐसा भी है। अब यूनिवर्स मास्टर जो कि दोनों टाइम और स्पेस को कंट्रोल करते हैं वो जानता है कि यहाँ के नाइट कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। अब यहाँ पे सिटी लीडर हंसते हुए कहते हैं ये अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे आगे जब तुम कमजोर हो, यहाँ पे अगर तुम फर्स्ट टाइम आते वो भी अनडाइंग बेंग में तो यहाँ पे मैं मिस्टेकली तुम्हें स्पाई मान लेता, वो भी स्पेस बीस्ट का। तो ये सुनकर लू फेंग स्टन हो जाता है। तो लू फेंग को स्टन होता हुआ देखकर सिटी लीडर स्माइल करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर जब कोई एक अनडाइंग बेंग बनता है तो उसकी सेल उसकी बॉडी के साथ मेल हो जाती है, मतलब ये कि उसकी सोल उसकी बॉडी के साथ मिल चुकी होती है और हर एक सेल में उसके सोल इम्प्रिंट आ चुके होते हैं। और इससे पता लगाना मुश्किल हो जाता कि लू फेंग अपने ह्यूमन सोल से उस पे पोजेस किया हुआ है या फिर स्पेस बीस्ट के सोल से पोजेस हुआ है। और लू फेंग तो अभी सेक्टर लॉर्ड लेवल में है तो इसका डिफरेंशिएशन कर पाना बहुत ही आसान होता है। अब सिटी लीडर स्माइल करते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें दूसरे रिस्क का स्पाई समझ लेता और तुम्हें मार चुका होता। तो लू फेंग भी यहाँ में बढ़ता है। अब यहाँ पे कई सारी लंबी चौड़ी बातें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब बताया जाता है कि नॉर्मल ह्यूमन जब अपने सेक्टर लॉर्ड लेवल में आता है तो उसकी सोल एक जगह गैदर हो जाती
है। डोमेन लॉ लेवल में वो सोल क्रिस्टल बन जाती है, सेक्टर लॉ लेवल में वो एक पेड़ बन जाती है जो कि कंप्लीटली कंडेंस हो चुकी होती है। और नेचुरली सिटी लीडर भी लू फेंग के सोल को देख सकते हैं। अब यहाँ पे किसी की अनडाइंग बनने के बाद वो सोल पूरी तरह से क्रम्बल हो जाती है और डिस्पर्स हो जाती है हर एक सेल में, और इससे उनके बात का नहीं पता लगाया जा सकता। अब लू फेंग आगे पूछता और कहता है कि अगर ऐसा कैसे, तो आप यहाँ पे अनडाइंग को कैसे पता लगाते हैं कि वो स्पाई है या फिर नहीं? तो सिटी लीडर कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं है उनके बारे में जानने का, इसलिए यहाँ पे कोई भी अनडाइंग पहली बार आएगा और वो सस्पेक्ट में आएगा तो उसे अंडर सुपरविजन के रखा जाएगा। जब तक ये पता नहीं लगता कि वो स्पाई है या फिर नहीं, तब तक उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे ये सारी बातें सुनकर लू फेंग सब चीज समझ चुका होता है। लू फेंग अपने ह्यूमैनिटी सेकंड लैंड की सिक्योरिटी के बारे में समझ चुका होता है और प्राइमो की सिटी ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उसके टीचर यहाँ के नंबर 1 लेवल ऑफ सिक्योरिटी में आते हैं और यहाँ पे कोई और भी हो सकता है। अब उसे लगता है कि यहाँ पे उसकी गोल्डन और बेस की पोजीशन की वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने वाली है, लेकिन लू फेंग ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके टीचर सिटी लीडर इसके बारे में जानते होंगे और वो ऐसे छोटे से बंदे के वहाँ पे उसको परेशान करने में इतना भी आलसी हो जाएंगे। अब यहाँ पे सिटी लीडर इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि ये गोल्डन और बेस को पोजेस करना इस पूरे के पूरे ट्रिलियंस ऑफ रेसेस में ये सिर्फ एवरेज इनकाउंटर माना जाता है। मतलब ये हुआ कि सिटी लीडर के मुताबिक लू फेंग ने जो पोजेस किया है वो सिर्फ एवरेज है। लू फेंग को लगता है कि उसने तो खजाना ही ढूंढ लिया है। अब देखा जाए तो उसकी एक मेन पॉइंट होती है जो कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट में कोई और नहीं उसकी नेचुरल ब्लड लाइन क्लोनिंग की होती है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि एक क्लोन को पिकअप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो कहते हैं कि आखिर तुम्हारे पास कितने क्लोन है? तो लू फेंग कहता है 2। तो जिसके बाद सिटी लीडर कहते हैं कि अभी तुम्हारे पास सिर्फ एक ही क्लोन ही बाकी है और वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ। और लू फेंग उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनने लगते हैं और लीडर कहते हैं कि ये यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा फेयर है, यहाँ की नेचुरल एबिलिटी लिमिटलेस मानी जाती है जो कि इतनी भी लिमिटलेस नहीं है। और वो कहते हैं कि जितना मैं जानता हूँ यहाँ पे ऐसे कई सारे मिस्टीरियस और टेरिफाइंग लाइफ फॉर्म इस यूनिवर्स में मौजूद है और कई तो कम्प्लीटली यूनिक माने जाते हैं। यहाँ तक कि सेक्टर और लेवल में भी तुम्हारी गोल्डन और बेस्ट के इंटरनल वर्ल्ड ऐसे लाइफ फॉर्म्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ये इंटरनल वर्ल्ड एक बेस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 10,000 स्ट्रॉन्गर होना चाहिए तभी वो ऐसा लाइफ फॉर्म को बना सकती है जो कि रियलिस्टिक नहीं होती है। ऑफ कोर्स देखा जाए गोल्डन और बेस्ट की अपनी इक्वेस्टिक ब्लड लाइन होती है, उनकी अलग लाइफ लाइन होती है। जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि सेकेंडली तुम्हें यहाँ पे पावरफुल लोगों को चूज करना होगा जो कि तुम्हारे इंटरनल वर्ल्ड के लिमिट से मेल खाती है। अगर यहाँ पे कोई तुम रेस को लेते हो जो कि तुम्हारे गोल्डन और बीस से 100 टाइम स्ट्रॉन्गर से तो तुम उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा पावरफुल हुआ तो शायद तुम्हें दिक्कतों का सामना कर सकता है। लेकिन ये यूनिवर्स बहुत ज़्यादा फेयर है, अगर तुम्हारी क्लोनिंग बहुत ज़्यादा हेवनली हुई तो तुम्हारी ग्रोथ में भी रुकावटें आएंगी। अभी सिंपल है, जितना ज़्यादा पावरफुल किसी के पास होगा बॉडी उसको उतना ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए उसको अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। अब लू फेंग शॉक हो जाता है और क्या ऑब्स्ट्रक्शन? तो सिटी लीडर कहते हैं कि हाँ अगर तुम्हारा क्लोन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो उसको पावरफुल बनाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। और वो स्माइल करते हैं कि गुड लक, तुम्हारी मिस फॉर्च्यून इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे यूनिवर्स फेयर है, यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करते हैं। लेकिन जब तुम अपने उस क्लोन को बहुत ज़्यादा पावरफुल कर ब्रेक थ्रू करोगे तो उसके पास जो पावर होगी वो बहुत ज़्यादा होने वाली है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब लू फेंग प्राइमर के सिटी लीडर की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और उसने चॉइस बनाया था कि वो अपने ग्रेड मेटल्स को गोल्डन और बेस को सेक्टर और लेवल 9 तक स्वैल्यू करेगा, जिसके बाद उसकी इंटरनल 90 मिलियन किलोमीटर डायमीटर की बन जाएगी और उसकी वर्ल्ड प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और यहाँ पे आराम से अनडाइंग बीइंग बनना होगा तो उसको 10,000 ऑफ नॉर्मल अनडाइंग या फिर नॉर्मल गोल्डन और बीस से बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। और यहाँ पे वही लू फेंग के स्टार हिटिंग प्लान के एग्जांपल देके बताया जाता है जिसको मैं शॉर्ट में बताया था। जितना ज़्यादा वन रहेगा उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, लेकिन जैसे ही वो ब्रेक थ्रू करेंगी उतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। और लू फेंग का भी यही मसला होने वाला था। अगर लू फेंग अपना थर्ड क्लोन बकलाइन क्वीन आंट का बनाता और अनडाइंग में बनता तो वहाँ पे कोई भी चांस नहीं होने वाला है। लू फेंग को अभी क्लोन चाहिए था जो कि एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर सके, लेकिन लू फेंग की भी पावर बढ़नी चाहिए। और लू फेंग कहता है कि मेरे टीचर राइट है, मेरे पास
दो क्लोन से, जिनमें कि एक तो अर्थ ह्यूमन है, वह तो मोसा क्लैंसमैन की है। अब देखा जाए तो लू फेंग की अर्थ ह्यूमन की बॉडी गोल्डन हॉर्न बीस्ट से बहुत कमजोर है और मोसा क्लैंसमैन भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट के 1/10 पावर को होल्ड करता है। और ये दोनों क्लोन्स बहुत ही कमजोर है, जिनके पास कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन कौन केयर करता है। जबकि लू फेंग के पास इतने पावरफुल टीचर है तो उनके पास अच्छे भी ट्रेल्स हो सकते हैं। यहाँ पे लू फेंग समझ जाता है कि उसकी जो थर्ड क्लोन आने वाली है उसको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, तभी उसकी पावर बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे लू फेंग को प्राइमेट केओस सिटी देख रहे होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि केडी भी उस समय ऐसा ही था जो कि लू फेंग के जैसा रहता था। अब यहाँ पे केडी भी लू फेंग के जैसा था, जो कि अपने चैलेंजेस से पूरी तरह कॉन्फिडेंस था और उसे कंप्लीट करने में कभी पीछे नहीं हटा करता है। अब सिटी लीडर लू फेंग से चिल्लाकर कहते हैं लू फेंग, और लू फेंग उनके सामने झुकता। फिर सिटी लीडर कहते हैं कि तुमने अपने नॉन सेम फॉर्म्स को पूरी तरह से यूज मेथड्स को यूज नहीं किया है। तो लू फेंग कहता है कि नहीं, अभी नहीं, बस मैंने यहाँ पे अपने लॉ को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है, बस उसको सिंपल कॉम्प्रिहेंशन कर लिया है, जिसके बाद मैं इमीडिएटली आपसे मिलने आ गया था। अब लू फेंग ने उसको ट्रेन नहीं किया था, लेकिन लू फेंग उसको अच्छे से यूज कर सकता था क्योंकि उसके पास बीस्ट गॉड ट्रांसफॉर्मेशन थी। और फिर इसके बाद सिटी लीडर आगे कहते हैं कि जील वो दो नॉन एलिमेंट्स को बनाए थे और उनकी सारी स्टडी तुमने अभी उनके फर्स्ट फॉर्म को ही किया है और तुम अभी भी वीक हो और छोटे हो, इसलिए तुम्हें बाकी सबको ट्रेन करना है और इससे जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा होने वाले हैं। अब यहाँ पे वो आगे क्या आते हैं कि नॉर्मली सेक्टल और पाइनिकल के पास अपने वेपन्स होते हैं और सबके पास अलग टेक्निक्स होती हैं। तो ये सुनकर लू फेंग उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आगे प्राइमेट केओस सिटी लीडर लू फेंग को कौन सा ज्ञान देने वाले हैं और आगे हम लोग जानेंगे लू फेंग के टेक्निक्स बनाने की क्रिया को। लेकिन लू फेंग अभी तो नहीं बनाता है, बस सिटी लीडर उससे बताते हैं कि एक अपनी टेक्निक होना कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।